पिछली क्लास में हम लोग देख चुके थे सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में, किस तरीके से लिखते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, उसके लिए 5 रूल्स हम लोग देखे थे। आज की क्लास में देखेंगे किस तरीके से हम डायमेंशन लिखते हैं। तो डायमेंशन सुनते ही दिमाग में आता है कि डायमेंशन कौन सा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में होता है। फिजिक्स के टर्म में अगर बात करें तो डायमेंशन का मतलब होता है हमारे पास कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और खासकर उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिससे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और कुछ हमारे पास एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम क्या करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक एग्जाम्पल शो करता हूँ आपके सामने, फिर देखेंगे किस तरीके से लिखते हैं, रूल्स वगैरह देखेंगे। जैसे सिंपल सा अगर बात कर ले, फोर्स है हमारे पास, फोर्स का जो डायमेंशन होता है इस तरीके से होता है m1 L1 T टू द पावर -2। तो यहाँ पे डायमेंशन अगर देख पा रहे हैं तो डायमेंशन में हमारे पास 2-3 चीज आ रहा है, यूज हो रहा है। सबसे पहला तो हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो रहा है इस्तेमाल। सेकंड थिंग हमारे पास जो भी है कि जो भी हम लोग पढ़ चुके थे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जो डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन था हमारे पास, मास के लिए कैपिटल M का इस्तेमाल करना, लेंथ या डिस्टेंस के लिए जो होता है हमारे पास कैपिटल L का इस्तेमाल करना, और जो भी टाइम होता है उसके लिए T का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे हम देख रहे हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में हम लिख पा रहे हैं, और यहाँ पे हम पावर के टर्म में रेज कर रहे हैं। इसका मतलब है हमारे पास M का मतलब 1 लिखने कहने का मतलब कहीं ना कहीं फोर्स को डिफाइन करने में हमारे पास मास का रोल होगा, ठीक है। मास एक बार आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से लेंथ पे पावर 1 है, इसका मतलब फोर्स को डिफाइन करने में कहीं ना कहीं डिस्टेंस आ रहा होगा। डिस्टेंस कितनी बार आ रहा होगा, तो ये भी हमारे पास एक बार आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे t टू द पावर -2 है, t टू द पावर -2 कहने का मतलब टाइम तो आ रहा होगा, टाइम तो आ रहा होगा, लेकिन कितनी बार आ रहा होगा, तो ये 2 बार आ रहा होगा। और एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं, पावर अगर नेगेटिव में t टू द पावर -2, इसका मतलब हमारे पास कुछ इस तरीके से मास इनटू क्या होगा, हमारे पास डिस्टेंस रहा होगा, और नीचे हमारे पास टाइम्स का स्क्वायर रहा होगा, टाइम का कहीं ना कहीं स्क्वायर होगा। इससे इतना कुछ हम पता लगा सकते हैं इस डायमेंशन से, और ये भी पता लगा सकते हैं कि ये फोर्स को डिफाइन करने के कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत होगा। तो ये हमारे पास बेसिक्स था, इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि डायमेंशन फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आसानी से देखते हैं किस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। किस तरीके से डायमेंशन लिखे, तो डायमेंशन लिखने के लिए हमारे पास 2 बेसिक कंडीशन होना चाहिए। एक तो सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला अगर पता होता है हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका डायमेंशन आसानी से हम लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ हमारे पास होना चाहिए, अगर फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो उसका ऐसा यूनिट पता होना चाहिए। अगर ऐसा यूनिट अगर पता है तब भी, या जरूरी नहीं कि ऐसा यूनिट, कोई भी यूनिट उसका पता होना चाहिए। सीजीएस यूनिट भी अगर पता है तो वहाँ से भी आप लिख सकते हो। एफपीएस, एमकेएस यूनिट सब देख चुके हैं हम लोग, तो उसमें से कोई सा यूनिट अगर आपको पता है तो आप डायमेंशन आसानी से लिख सकते हो। एक सिंपल सा फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर फॉर्मूला अपने को पता है तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे। तो एक तो ये बता दिए कि डायमेंशन लिखने के लिए जरूरी है। दूसरा, हम डायमेंशन में किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो हमारे पास होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूज होता है डायमेंशन लिखने में। दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट दैट मींस ये वाला, इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं जब भी डायमेंशन लिखा जाता है, तो इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि अगर फॉर्मूला अगर पता है अपने को, तो फॉर्मूला से किस तरीके से हम डायमेंशन लिख सकते हैं। नॉर्मली एक छोटा सा इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारे पास स्पीड। स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका अगर डायमेंशन अगर लिखना है अपने को, तो स्पीड हमारे पास लिखना है स्पीड का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्टेंस हमारे पास बोला गया है, तो डिस्टेंस को डिफाइन कर लेने के लिए मास तो रिक्वायर्ड नहीं है, तो मास पे पावर कितना लिख देंगे, 0। अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिए अब इसको पता है कि ये डिस्टेंस को L से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितनी बार डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, तो एक बार आ रहा है, तो इस पे L पे पावर कितना हो जाएगा, 1। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास टाइम लग रहा है क्या, नहीं, टाइम का कोई रूल नहीं है, तो टाइम पे पावर कितना हो जाएगा, 0, ये लिख दिया मैंने। नेक्स्ट हमारे पास नीचे टाइम आ रहा है, टाइम को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे भी देखा जाए तो मास का कोई रोल नहीं है, तो मास पे पावर कितना डालेंगे, 0। लेंथ का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टाइम पे, तो लेंथ पे पावर 0 हो जाएगा। टाइम कितनी बार है, तो एक बार आ रहा है, तो टाइम पे पावर 1। अब जो भी हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स का रूल होता है एक्सपोनेंट का, वो इस्तेमाल कर लेंगे। अब
मैथमेटिक्स का रूल इस्तेमाल करेंगे तो m पे पावर 0 जीरो ही रहने में, लेंथ 0 प्लस 0 1 माइनस 0, लेंथ पे पावर हमारे पास 1 ही रह जाएगा। और टाइम जब नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पे 1। तो ये हमारे पास आ चुका है, जो भी हमारे पास स्पीड है उसका डायमेंशन आ चुका है m0 L1 t टू द पावर -1। ये हमारे पास डायमेंशन आ चुका है डिस्टेंस का। दूसरा हमारे पास देखते हैं, अगर ऐसा यूनिट अगर दे रखा है, सिर्फ ऐसा यूनिट अगर हमारे पास दे रखा है, तब हम किस तरीके से लिख देते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं अपने को दे रखा है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बुक में इस तरीके से भी लिखा जा सकता है kg मीटर सेकेंड पे पावर -2, और कुछ नहीं है हमारे पास, इसी तरीके से दे रखा है हमारे पास। तो यहाँ पे डायमेंशन लिखना है, तो यहाँ पे डायमेंशन जब लिखना है तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि किलोग्राम है। किलोग्राम दैट मीन्स हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आ रहा है, मास आ रहा है, मास आ रहा है। दूसरा मीटर आ रहा है दैट मीन्स डिस्टेंस, और एक हमारे पास टाइम दे रखा है, सेकेंड दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइम इन्वॉल्व है। अगर जो भी फिजिकल क्वांटिटी इसका डायमेंशन लिखने के लिए बोला गया तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास है। उसके देखते हैं मास का टर्म यहाँ कितनी बार आ रहा है, तो एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल M लिखेंगे और कैपिटल M पे पावर 1 रेज कर देंगे। दूसरा हमारे पास आ रहा है मीटर आ रहा है, मीटर भी हमारे पास एक ही बार आ रहा है, तो मीटर के लिए जो भी डिस्टेंस है उसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं L इस्तेमाल करते हैं, इस पे पावर हमारे पास 1 हो जाएगा। और जो हमारे पास टाइम आ रहा है, टाइम पे पावर यहाँ पे देखो -2 लिखा हुआ है, इसी फॉर्मेट को इस टर्म में लिखा हुआ है। तो टाइम जो भी हमारे पास सेकंड है वो 2 बार आ रहा है, लेकिन उस पर पावर नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी हम टाइम लिखेंगे और उस पर कितना पावर है -2, तो यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, डायमेंशन। ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहा होगा उसका डायमेंशन हमने लिख दिया। एग्जैक्टली ये डायमेंशन हमारे पास फोर्स का ही होता है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, या तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर उसका ऐसा यूनिट पता होना चाहिए। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेलोसिटी का हम लोग देख रखा है, स्पीड का देख रखा है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मैंने बता रखा था, डायमेंशन हमारे पास होता है m0 L1 t टू द पावर -1। ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास डायमेंशन लिखना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में अगर देख लिया जाए तो इस तरीके से वेलोसिटी का लिख देते हैं m0 होता है L1 t टू द पावर हमारे पास -1 हो जाएगा। और नीचे टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए अगर बात करें तो टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास सिर्फ क्या चाहिए, टाइम का ही इंपॉर्टेंस है, बाकी सब तो हमारे पास 0 ही रहने वाला है। मास का कोई रोल नहीं है, मास पे पावर 0, लेंथ का कोई रोल नहीं है, L टू द पावर 0। टाइम कितनी बार आ रहा है, तो एक बार आ रहा है। नॉर्मल बेसिक से कैलकुलेशन इस्तेमाल करेंगे तो मास पे पावर 0 ही रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास L पे पावर हमारे पास 1 ही रहने वाला है, लेकिन t टू द पावर हमारे पास क्या हुआ है, पहले से ही हमारे पास ऊपर में माइनस था, एक और हमारे पास चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास डायमेंशन है, ये डायमेंशन हमारे पास किसका निकल के आ चुका है, एक्सेलरेशन का आ चुका है। तो इसी तरीके से हम लिखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। फोर्स का हम लोगों ने कर रखा है, दूसरा देख लेते हैं हम लोग वर्क। वर्क की अगर बात करें तो ये लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं W इक्वल टू F इंटू एस। अब यहाँ पे अपने पास अगर डायरेक्ट अगर आपको फोर्स का अगर नहीं याद है फॉर्मूला, तो बहुत सारा डायमेंशन अगर नहीं याद रखोगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर फोर्स का अगर अपने को डायमेंशन अगर पता है, पिछले पार्ट में हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास m1 L1 t टू द पावर -2 होता है फोर्स का। और यहीं पे अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, मास का कोई टर्म नहीं होता है, तो मास पे पावर 0 हो जाएगा। L पे पावर, लेंथ से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो कितनी बार आए, तो एक बार, तो इस पे पावर 1 रेज करेंगे। यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं है, तो टाइम पे पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है, बेस सेम रहता है तो पावर का एडिशन होता है। तो यहाँ पे मास और मास पे हमारे पास अगर पावर ऐड करेंगे तो 1 ही रहने वाला है। लेंथ की अगर बात करें तो कितनी बार आ रहा है हमारे पास, 2 बार हो जाएगा। और टाइम की अगर बात करें तो -2 तो ऑलरेडी था हमारे पास। तो ये जो हमारे पास हो गया, हमारे पास वर्क का डायमेंशन हो गया, वर्क का डायमेंशन हो गया। तो ये हमारे पास इस तरीके से वर्क का लिख सकते हैं। एक बार पूछ लेते हैं हमारे पास हीट का।
हीट के पूछ लेता है कि हीट का हमारे पास डायमेंशन क्या होगा। हीट की अगर बात करें तो एनर्जी है हमारे पास, हीट की अगर बात करें तो ये हमारे पास एनर्जी है। तो कोई सा भी फॉर्म का एनर्जी अगर होगा तो उसका ऐसा यूनिट जो होगा जूल ही होगा, और जो वर्क का भी जो ऐसा यूनिट होता है वो भी हमारे पास जूल ही होता है। वर्क क्या है, एक तरीके का हमारे पास एनर्जी है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि एनर्जी का हमारे पास ऐसा यूनिट, अगर एनर्जी कोई भी टर्म दे रखा हो उसका अगर पूछ दिया जाए कि डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास जो भी हीट होगा उसका भी डायमेंशन हमारे पास यही होगा, m1 L² T⁻⁻2 होने वाला है। रीजन, क्योंकि जो हीट है एक तरीके का हमारे पास क्या है, वर्क ही तो है, और वर्क का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं पीछे। हमारे पास वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का हमारे पास डायमेंशन m1 L1 T⁻⁻2 और वहीं डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास होता है m1 L1 T⁻0। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वर्क आ चुका है डायमेंशन। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ होता है। इसका डायमेंशन हमसे पूछ लेता है कि जो सरफेस टेंशन है इसका कितना होगा। नॉर्मली अगर बात करें तो इस लेवल पे अपने को सरफेस टेंशन के बारे में बस समझना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है। फिर भी डायमेंशन पूछ लेता है कि जो भी सरफेस टेंशन है उसका डायमेंशन क्या होगा। तो फॉर्मूला अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ होता है। तो सरफेस टेंशन के लिए लिखेंगे हमारे पास फोर्स अपॉन लेंथ। यहाँ पर लेंथ की अगर बात करें तो एक तरीके से डिस्टेंस ही है। फोर्स का हमारे पास अगर देखा जाए तो आप लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट अभी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर नहीं याद है तो ये हमारे पास लिख सकते हो इस तरीके से। मास के लिए हम क्या लिखेंगे, m पे पावर 1 हो जाएगा, मास एक बार आ रहा है। मास को एक्सप्लेन कर ले, लेंथ का कोई रोल नहीं होता तो लेंथ पे पावर 0, टाइम का कोई रोल नहीं होता तो टाइम पे पावर 0। ये मैंने मास के लिए लिख दिया। इसी तरीके से एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का हमारे पास कितना होता है, मास का कोई टर्म इस्तेमाल नहीं होता एक्सेलरेशन को डिफाइन करने में। लेंथ का रोल होता है। लेंथ कितनी बार आता है तो हमारे पास एक बार होता है, और टाइम हमारे पास 2 बार आता है नेगेटिव पावर के साथ। वहीं नीचे अगर लेंथ की अगर बात करें, लेंथ को डिफाइन करने के लिए अपने पास क्या है, हमारे पास मास का कोई रोल नहीं तो मास पे पावर 0 होगा। लेंथ एक बार आ रहा है तो लेंथ पे पावर हमारे पास 1 रहेगा, और यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं है लेंथ को डिफाइन करने के लिए, तो टाइम हमारे पास 0। बेसिक से कैलकुलेशन इस्तेमाल कर लो। m पे पावर 1 है, m पे पावर 0, दोनों को ऐड करेंगे m पे पावर 1, और नीचे में m पे पावर 0 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का बेसिक हम इस्तेमाल करेंगे, बेसिक एक्सपोनेंट का रूल इस्तेमाल करेंगे, m पे पावर 1 ही रहने वाला है। लेंथ की अगर बात करें तो हमारे पास एक बार लेंथ पॉजिटिव में नीचे आ रहा है, एक बार लेंथ हमारे पास पॉजिटिव में ऊपर आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो लेंथ पे पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वहीं हमारे पास टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 है, नीचे में भी 0 है। ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2। तो सरफेस टेंशन का हमारे पास डायमेंशन की अगर बात करें तो हमारे पास आ रहा है m1 L0 T⁻²। ये हमारे पास किसका आ रहा है, सरफेस टेंशन का आ रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया हमारे पास होता है। अब यहाँ पे भी हमारे पास प्रेशर फॉर्मूला अपने को पता है, दैट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया। एरिया की अगर बात करें तो एरिया का मतलब हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को भी हम मीटर में एक्सप्रेस करते हैं और ब्रेथ को भी मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। लेंथ और ब्रेथ दोनों ही हमारे पास क्या है, लेंथ ही है एक तरीके का। तो यहाँ पे अगर एरिया की अगर मैं बात कर लूँ, एरिया की अगर बात करूँ तो लेंथ इनटू क्या लिखेंगे, ब्रेथ। इसको भी अपन मीटर में ही एक्सप्लेन करते हैं, और ये वाला भी हमारे पास मीटर में होगा। दैट मीन्स ओवरऑल अगर बात करें तो ऐसा यूनिट जो होगा इसका कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से भी लिखा जा सकता है। तो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, किस तरीके से शॉर्टकट लिखेंगे उसको भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फोर्स का है, तो फोर्स का हमारे पास डायमेंशन लिख देते हैं m1 L1 T⁻²। और वहीं हमारे पास एरिया को डिफाइन करने के लिए मास का कोई रोल नहीं होता है, दैट मीन्स m0 L²। टाइम का भी कोई रोल नहीं तो t0। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन m⁻1 L⁻−1, क्योंकि ये -2 रहेगा ऊपर में और 1 ऐड होगा तो हमारे पास -1 ही बचने वाला है, और t⁻ हमारे पास ऑलरेडी -2 है। तो जो भी हमारे पास प्रेशर का जो हमारे पास डायमेंशन होगा वो हमारे पास m1 L⁻−1 t⁻ हमारे पास -2 हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हमारे पास अगर डायरेक्ट अगर शॉर्टकट तरीके से अगर लिखना हो इसी चीज़ का, प्रेशर का अपने पास लिखना है, प्रेशर का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स अपॉन कितना हो गया हमारे पास, एरिया हो गया। फोर्स का होता है हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और नीचे में हमारे पास एरिया में कितना आ गया, मीटर स्क्वायर होगा। जो भी हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है उसको आप कन्वर्ट कर लो ऐसा यूनिट, या फिर नॉर्मल यूनिट में कन्वर्ट कर लो, उसका यूनिट लिख दो आप सिंपली। यूनिट लिखने के बाद हमारे पास नॉर्मल जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कैलकुलेशन कर लो। मीटर से मीटर अगर कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या लिख सकते हैं, केजी हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है मीटर, और नीचे में हमारे पास क्या रखा है, मीटर स्क्वायर है, और इस सेकंड को अगर मैं लिखूँ तो सेकंड स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ये प्रेशर का फॉर्म इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। एक एम से एक एम हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स इस तरीके से लिखा जा सकता है केजी अपॉन मीटर, और ये सेकंड स्क्वायर। एक्सपोनेंट के टर्म में अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं लिख सकता हूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, केजी मीटर पे पावर -1 और सेकंड पे पावर -2। अब यहाँ पे केजी का मतलब आप समझ रहे हो, केजी का केजी को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा डायमेंशन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, मीटर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट अपने को लगाना है। केजी के लिए एम कितनी बार आ रहा है, तो एक बार, तो पावर 1 रेज करेंगे। मीटर हमारे पास कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर जो एक्सपोनेंट इसका -1 है, तो यहाँ पे अपन -1 लिखेंगे। और यहाँ पे सेकंड आ रहा है, सेकंड दैट फॉर टाइम, तो टाइम के लिए हम टी इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो पावर है -2, दैट मीन्स यहाँ पे -2 लिखेंगे। तो ये रहा हमारे पास डायमेंशन, ये रहा हमारे पास प्रेशर का डायमेंशन। तो दो फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, एक तो हमारे पास ये पूरा याद होना चाहिए, या दूसरा हमारे पास अगर ऐसा यूनिट है तो ऐसा यूनिट सिंपल सॉल्व करो, और जो पावर दे रखा है उसी हिसाब में फॉर्मेट है, MIT के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये हमारे पास हो जाएगा डायमेंशन लिखना हम लोग सीख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे कॉन्सेप्ट पे हमारे पास क्वेश्चन बनता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपल सा एक स्टेटमेंट हमारे पास ये बोलता है कि दो अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर सेम अगर है तभी उसका एडिशन किया जा सकता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि कोई भी चीज़ हमारे पास केजी में दे रखा है और दूसरा चीज़ हमारे पास दे रखा है लीटर में, उसको ऐड नहीं किया जा सकता, कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन अगर बोला जा रहा है एक हमारे पास जो सामान है वो 10 केजी का है, दूसरा हमारे पास 5 केजी का है, तो नॉर्मली इसको हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बोला जाए कि एक हमारे पास 10 केजी का है, एक हमारे पास 2 लीटर का है, इसको ऐड करने जाएंगे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, कितने केजी का होगा या कितने लीटर का होगा ये अपने को पता नहीं होगा। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारे पास सिंपल सा स्टेटमेंट है, हमारे पास 2 or more physical quantity can be added or subtracted only dimension और यूनिट। अब आप देखिए नॉर्मली अगर मैं बात कर लूँ कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी का सिंपल स्टेटमेंट हमने को ये याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके पास क्या होगा, सेम डायमेंशन हो, या फिर हमारे पास क्या हो, सेम यूनिट हो, तभी हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा ये बोला जा रहा है कि अगर A = लिखा हुआ है B+C लिखा हुआ है, तो इसका यूनिट में मान के चलता हूँ, ये अगर हमारे पास मास है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, B और C भी हमारे पास क्या होना चाहिए, मास ही होना चाहिए, C भी हमारे पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। ये हमारे पास सिंपल सा स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। दो सब्सटेंस को दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के रिलेटेड हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं किस तरीके से